हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6, और जिसमें हम पढ़ेंगे अनाज वाली फसलें। और अनाज वाली फसलों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धान। उम्मीद है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लिखते हुए चलूँगा। आप हेडिंग डालिए धान, ठीक है। और जिसका वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा। 12वीं क्लास में सबसे पहला तो यही पूछा जाता है कि धान का जो है वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा होता है। कुल क्या होता है, पोएसी होती है। कुल क्या होता है, पोएसी। तो आपके दो क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई। एक ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएगा कि धान का वानस्पतिक नाम बताओ या धान का कुल बताओ। तब आपको क्या बताना है, ओराइजा सैटाइवा और पोएसी। फिर उसके बाद जो है धान का महत्व लिखिए। अब यदि ये क्वेश्चन आ जा रही है भाई धान का महत्व लिखिए, तो देखिए धान भारत की खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है भाई। सबसे महत्वपूर्ण जो भी खाने वाली जो फसलें हैं, खाद्यान्न जो फसलें हैं, सॉरी फूड ग्रेन जो होते हैं। खाद्यान्न फसल का मतलब जैसे आपका गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है ना। उसके बाद जो है गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान। इन सब में यदि बात करें तो खाद्यान्न फसल सबसे महत्वपूर्ण धान इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन यदि होता है तो वो भी धान का होता है। और सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें खाया जाता है तो वो भी धान या चावल खाया जाता है, ठीक है। चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, स्टार्च, जिसका कपड़ा उद्योग में अधिक उपयोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कपड़ा उद्योग में धान का जो है अधिक उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है क्यों होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि धान का कपड़ा उद्योग में उपयोग क्यों होता है, ऐसा क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, तो आपको याद रखना है इसमें जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है स्टार्च। फिर उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से 79% होती है, याद रख लेना। ये तो एग्जाम में डायरेक्ट जो है जेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप 12वीं के साथ साथ जेट एग्जाम दोगे, CU2 एग्जाम दोगे तो उसमें भी आता है। धान के पुआल का उपयोग। धान का पुआल का मतलब यह है कि जैसे जो धान होता है, देखिए धान क्या है, धान होता है चावल, चावल प्लस पुआल, है ना, यानी कि भूसा, एक तरह से भूसा हम कह सकते हैं। तो याद रखना है धान का जो है, धान का जो पुआल होता है, मतलब इसका जो छिलका होता है, छिलका जिसे हमने पुआल कहा है, उसका उपयोग कांच अन्य टूटने वाले सामान की पैकिंग करने में होता है। तो याद रखना है इस पुआल का भी उपयोग हम कर सकते हैं। देखो आप इसके महत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट 77 से 79 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12वीं क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप 12वीं राजस्थान बोर्ड का कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही आ जाइए, भारत में वैदिक काल से ही विभिन्न धार्मिक उत्सवों, पर्वों आदि पर चावल का उपयोग होता रहा है। ये भी आपको याद रखना है कि पर्वों पर, कार्यों पर चावल का उपयोग आप देखिए। कुछ भी कार्य हो, चाहे वो जैसे तिलक टीका लगाते हैं तो भी चावल का उपयोग होता है। कोई भी उत्सव, कोई भी कार्य करते हैं आप देखेंगे कि चावल का उपयोग हर जगह होता है। तो ये भी इसका महत्व है। क्या हो गया भाई, चावल जो है, सबसे पहली बात क्या हो गई, जितनी भी खाद्यान्न फसल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई खाद्यान्न फसल है वो क्या है, चावल है। ये बात हो गई। चावल में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 77 से 69 जो है, 77 से 79% होता है। चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपको याद रखना है, जिसका कपड़ा उद्योग में अधिक उपयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। कपड़ा उद्योग में क्या होता है, अधिक उपयोग होता है। क्यों होता है, स्टार्च की वजह से होता है। इसके अलावा चावल का जो धान से जो छिलका उतरता है, जिसकी फिर चावल निकलता है, तो जो पुआल, जो भी भूसा टाइप जो रहता है, उसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, कांच में, अन्य टूटने वाले सामान की पैकिंग करने में, कांच की पैकिंग करने में इनमें यूज किया जाता है। इसके अलावा चावल का और क्या महत्व है, वैदिक काल से ही हम चावल का उपयोग धार्मिक उत्सवों, पर्वों, कार्यों में उपयोग कर रहे हैं।
अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि धान की उत्पत्ति के स्थान के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं, कोई चीन, कोई भारत, कोई दक्षिण पूर्वी एशिया मानते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि भाई धान का उत्पत्ति स्थान आपको क्या मानना है, तो आप याद रखें धान का उत्पत्ति स्थान आपको दक्षिण पूर्वी एशिया मानना है। तो याद रखें, ये आप लिख लें, ये आप लिख लें, बाकी ये आप भले छोड़ दें। यदि डायरेक्ट आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान और डैश लगा के आप लिखें दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए आप, चलिए हो गया। इसके अलावा धान की खेती, राजस्थान में धान की खेती मुख्यतः कोटा, उदयपुर खंड, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में की जाती है। देखिए ये इन्हीं जिलों में क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है जो पानी है, पानी है उसकी उपलब्धता अच्छी खासी रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में कोटा हुआ, उदयपुर हुआ, इसके अलावा श्री गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, यहाँ पर क्या है, सिंचाई के साधन है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि धान, जब भी धान बोना होता है तो आपको पता है कि फील्ड में जो है पानी भर के रखा जाता है, हमेशा धान के खेत में पानी हमेशा भरा रहेगा, हमेशा पानी भरा रहता है धान के खेत में। तो जहां पर भाई पानी ज्यादा होगा वहीं पर जो है इस धान की खेती की जा सकती है। तो आप देखेंगे कि कोटा, उदयपुर खंड और इनमें धान की खेती होती है। तो इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए आप। चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया। और देखिए जो 12वीं क्लास का विद्यार्थी है, यदि वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाह रहा है तो आप हमें इस नंबर पर, जो ये नंबर डिस्प्ले ये वाला नंबर है, इस पर आप लिखिए 12th एग्री, 12th एग्री करके आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सुनिश्चित हो सके। और साथ में इसी ग्रुप में आपको जेट वगैरह, क्योंकि 12वीं के बाद आप जेट भी करोगे तो वो भी आपको मिलता रहेगा। चलिए ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने? अब चलिए अब देखते हैं जलवायु के बारे में, क्या है क्या नहीं है। देखिए क्लाइमेट, अब देखो धान की जो बुवाई होती है वो कब की जाती है, खरीफ में की जाती है। और आपको पता है खरीफ सीजन मतलब बरसात वाला सीजन, जिसमें बरसात भी अच्छी खासी होती है, तापमान भी अच्छा खासा होता है। आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में उमस भी बहुत भयंकर पड़ती है। तो देखिए धान की फसल के लिए ऊष्ण, ऊष्ण मतलब गर्म, एवं नम, नम जलवायु। अब आप देखेंगे कि गर्म भी है और नम भी है। आप देखेंगे बरसात के मौसम में गर्म भी रहता है और नम भी रहता है। तो धान की फसल के लिए अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अब ये क्वेश्चन जो है ना जलवायु वाला कहाँ पर आता है, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना आपके 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, कि भाई 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि धान के बारे में लिखिए, धान के निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में टिप्पणी कीजिए। अब उसमें आ गया धान का महत्व है, दूसरा बिंदु आ गया जलवायु। तब आपको ये थोड़ा सा पढ़ना होगा। भाई जलवायु के लिए आप देखिए, जलवायु के लिए, जलवायु में क्या आता है, गर्म, ठंडा और यही आता है। अब आप देखेंगे कि धान कब बोया जाता है, धान जो है खरीफ में बोया जाता है, तो याद रखना है। तो जलवायु की यदि बात करें तो धान की फसल के लिए उष्ण नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और पकने के लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अगर जो चावल है, चावल की अच्छी वृद्धि करनी है, बहुत अच्छी वृद्धि करनी है, तब तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जब पकने की बात हो तो भी कितना, 25 से 30। मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि भाई धान की खेती के लिए सबसे अच्छा तापमान कौन सा माना जाता है, तो 25 से 30। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाए, तो धान की खेती के लिए कितना टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, अति लघुत्तरा तक आ जाए, तब आपको कर लेना है। ठीक है। अब देखो धान की फसल के लिए इतने वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है, अब यदि हम बात करें जलमान की, जलमान, तो आप देखेंगे कि 900 से
900 से 2500 mm जलमान होती है, यानी कि 90 से 250 सेंटीमीटर, इतनी क्या होती है, जलमान होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इतना जल इसको चाहिए। 90 से 250 सेंटीमीटर आप देखेंगे यहाँ पर, 90 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। तो आप देख सकते हैं धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है, जहाँ पर पानी की उपलब्धता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है इसकी खेती की जा सकती है। तो जलवायु में क्या क्या लिखना है भाई, जलवायु जो है ये लिखना है कि भाई जलवायु में किस प्रकार का मौसम चाहिए। उष्ण, उष्ण मतलब गर्म चाहिए, नम चाहिए। इसके अलावा इसमें बरसात के बारे में लिखना है कि भाई कितना जल की आवश्यकता होती है, और एक तापमान के बारे में लिखना है। तो याद रखना है 3 जलवायु के बारे में हमेशा, एक तो आपको लिखना है जल मान के बारे में, एक आपको हमेशा लिखना है तापमान कि इसकी वृद्धि और अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए, और एक लिखना है कि भाई कैसा मौसम चाहिए, है ना, जलवायु कैसी चाहिए, है ना, उष्ण और नम। ये 3 बिंदु यदि आप लिख लोगे तो क्लाइमेट के बारे में टिप्पणी हो जाएगी। सुनना ध्यान से। इसी प्रकार से धान तो आपकी पहली फसल है। चैप्टर नंबर 6 में लगभग जो है 28-30 फसल है आपकी, है ना। तो 28-30 फसल में सब में जलवायु आएगा। तो जलवायु में क्या लिखा जाता है, 3-4 चीजें लिखी जाती हैं। एक तो कितना जल चाहिए, उसकी वृद्धि के लिए एक तो ये लिखा जाता है। कैसी जलवायु चाहिए ये लिखा जाता है। तापमान कितना चाहिए कि भाई अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए, वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए, यदि फसल पक रही है तो पकाव के लिए कितना तापमान चाहिए। ये सारी चीजें किसमें लिखी जाती हैं, जलवायु में, जलमान में लिखी जाती है। तो अगर जैसे आपको कोई चीज याद नहीं है किसी फसल की, तो आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो। अब आ जाते हैं मिट्टी की बात। धान की खेती के लिए अच्छी उर्वरता वाली समतल, भाई सीधी सी बात है, अच्छी उर्वरता वाली समतल, अच्छे जल धारण क्षमता वाली मटियार, चिकनी मटियार, दोमट मृदाएं उपयुक्त रहती हैं। काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जेट एग्जाम में भी आ सकता है, ये आपके CUT एग्जाम में भी आ सकता है कि धान की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है। तो धान की खेती के लिए जो है काली जो मृदा होती है वो अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए भी अच्छी मानी जाती है, आलू के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो आपको याद रखना है, यदि मृदा की बात करें, अब लिखने को तो क्या है, जैसे कि भाई धान के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, धान के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो उर्वर हो, ये आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं यही सेंटेंस आप बना के लिखो। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें जल धारण क्षमता हो। क्यों? क्योंकि जल धारण क्षमता का मतलब है मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। जितनी अच्छी जल को धारण करने की क्षमता होगी उतना धान के लिए अच्छा है। क्योंकि भाई धान के लिए क्या है, धान की खेती के लिए पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। इसके अलावा काली मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये आपके JET-CUT में आ सकता है। तो याद रखना है, यदि आपको मिट्टी के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये लाइन जरूर लिख लें कि काली मिट्टी धान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये आप नोट डाउन करो। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लिखो आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब देखते हैं। अब ये तो बात हो रही जलवायु और मृदा की। अब अगला बिंदु है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। धान की फसल के लिए खेत की तैयारी दो प्रकार से की जाती है। खेत में सीधी बुवाई के लिए, मतलब धान की या तो दो चीजें हैं भाई खेत की तैयारी के लिए, या तो आप खेत में जो धान है वो सीधी बुवाई करोगे मशीन के द्वारा, या आप पहले नर्सरी लगाओगे, फिर नर्सरी के बाद मुख्य खेत में उसको रोपित करोगे। दो बातें हैं, या तो आप नर्सरी लगाओगे या सीधे पहले ही आप सीधे बीज को बो दोगे, है ना। अब इसमें जो है क्या है, सबसे पहला क्या है, खेत में सीधी बुवाई के लिए, तो धान की फसल के लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 बार हैरो कल्टीवेटर या देसी हल से करें।
आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है। जब आप धान की सीधी बुवाई कर रहे हो, मतलब मशीन के द्वारा यदि आप बुवाई को बो रहे हो, मतलब बीज को बो रहे हो, जनरली आप देखेंगे कि गेहूं वगैरह ये सब ऐसे ही बोया जाता है, सरसों ऐसे ही बोई जाती है। सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, पहला आपको कार्य करना है जुताई का। ठीक है, जुताई का कार्य आपने कर लिया। अब जुताई का कार्य जो मिट्टी पलटने वाला हल है इससे आप कर सकते हो, कल्टीवेटर से आप कर सकते हो, देसी हल से आप कर सकते हो, जिससे भी सूटेबल लगे उससे जुताई का कार्य करना है। दूसरा क्या करना है, बुवाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई कर दें, ताकि सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद खरपतवार उड़ जामे। तब 2 से 3 बार हैरो चलाकर पाटा लगाकर भूमि समतल कर दें। इस सेंटेंस का मतलब क्या है। दूसरा हम करेंगे सिंचाई, कैसी करेंगे, जुताई के बाद जो है क्या करेंगे, हल्की। कैसी सिंचाई करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे। अब हल्की सिंचाई क्यों करते हैं, अभी हमने बुवाई नहीं की है, अभी हमने सबसे पहले जुताई की है ना। किसके द्वारा जुताई की है, मिट्टी पलटने वाले हल से, कल्टीवेटर से, हैरो से, देसी हल से, इन सब से हमने कई बार जुताई कर ली है। अब हमने हल्की हल्की उस पर जो फील्ड है उस पर सिंचाई कर दी है, पानी दे दिया है। अब आपको भी पता है जब हल्की हल्की जब पानी से सिंचाई करते हैं तो जो खेत में जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। 7 से 10 दिन में क्या होते हैं, जो पौधे हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। अब आप देखिए जो खरपतवार का बीज था जब वो अंकुरित हो गया, फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो है हैरो हैरो चलाकर पाटा लगाकर, हैरो के पीछे जो है मेज सी बना के पाटा चलाकर और इसको समतल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो खरपतवार के बीज जो अंकुरित हो चुके हैं और वृद्धि कर चुके हैं उनको हल के द्वारा चलाकर मृदा में मिला दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से दोबारा जब हम बीज बोएंगे, बीज का बुवाई करेंगे, तब क्या होगा, खरपतवार इतना ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। खरपतवार जब उगेगा नहीं तो फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि किसी भी फसल के साथ यदि खरपतवार वृद्धि कर रहा है तो वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो खरपतवार की वृद्धि को भी रोका जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोपाई द्वारा। अब रोपाई द्वारा भाई आप जो है रोपण करके, है ना, नर्सरी लगाकर, सबसे पहले आप क्या करो, नर्सरी लगाई जाती है। फिर उसके बाद जो है जो मुख्य खेत होता है, जो जिसमें बोना होता है, धान लगानी होती है, उस मुख्य खेत में क्या किया जाता है, नर्सरी से रोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि नर्सरी लगा के फिर मुख्य खेत में जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा होती है और सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती है, खेत में 20 से 25 टन। देखिए रोपाई जो नर्सरी, पहले नर्सरी लगाते हैं, फिर नर्सरी से पौधे लेके और मुख्य खेत में रोपण करते हैं। ऐसा उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर क्या है, पानी की पर्याप्त मात्रा है, ऐसे क्षेत्रों में ये किया जाता है। तो याद रखना ही आपको, खेत में 20 से 25 टन डली सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर अच्छी तरह से जुताई कर भूमि में मिला देते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जैसे एक तो क्या बात हो रही है रोपाई में कि भाई सबसे पहले तो नर्सरी ले लाते हैं और नर्सरी फिर उसका रोपण करते हैं मुख्य खेत में। नर्सरी लगाने के लिए नर्सरी कहाँ पर लगाई जाती है, जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा हो, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, उन क्षेत्रों में सबसे पहले नर्सरी लगाते हैं। अब नर्सरी भी लगाने से पहले जिस खेत में आपको नर्सरी लगानी है उस खेत में गोबर की जो खाद है उसको आप डाल दो और अच्छे से मिला दो, है ना, या तो इसमें मिला दो या इसमें मिला दो। अब आप एक काम करो, नर्सरी में तो ऐसे ही हो जाएगा, आप चाहो तो मुख्य खेत में आप ये गोबर की खाद डाल दो, है ना। गोबर की खाद और जो भी हम कह सकते हैं जो भी कार्बनिक खाद है वो आप डाल दीजिए, ताकि अच्छी पैदावार आपको मिल जाए। भूमि में उसको मिला दो, जैसे ही नर्सरी में पौधे बड़े हो जाते हैं तब आप मुख्य
खेत में उसको रोपण कर दो, यही तो है। तो याद रखना, खेत की तैयारी दो प्रकार से की जाती है। या तो आप ऐसा ऐसा कोई क्षेत्र का चुनाव कर रहे हो जहां पर पानी की कमी है, तो आप क्या करोगे, सीधी बीज लिया, बीज को बुवाई की जो मशीन होती है उसमें बीज को डाला और डाल के बीज को बो दिया। तब आप या तो उसके लिए कर रहे हो या रोपण द्वारा आप कर रहे हो, यानी कि नर्सरी लगा के आप कर रहे हो फील्ड का प्रिपरेशन, तो आपको नर्सरी की प्रिपरेशन करनी होगी, है ना। तो रोपण करने के लिए, चलिए तो ये याद रखें आप। चलो भाई, चलिए भाई, नोट डाउन कर लिया। चलो देखो, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे आपको लिखना होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। जिसने भी कोर्स खरीदा नहीं है या ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए भाई, अब आ जाते हैं किस्मों के बारे में, वैराइटीज के बारे में और नस्ल किस्में। चलिए थोड़ा सा आपको अ, चलिए अब देखते हैं उन्नतशील किस्में। राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रचलित एवं विभिन्न स्थितियों में उपयुक्त उन्नत किस्में और उनकी विशेषताएं। रोपाई हेतु उन्नत किस्में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे अति लघुत्रात्मक में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, है ना, 8th ईयर स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि धान की कोई भी दो किस्मों को लिखो, कोई भी दो किस्मों के नाम लिखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी किस्म जो है धान की है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो ये जो किस्में हैं ये आपको याद करनी है। रोपाई हेतु जैसे रत्ना है, जया है, BT79 है, कस्तूरी है, IET, IET 8580, बासमती 370 है, कावेरी है, बासमती माही सुगंधा है, माही सुगंधा 80 है, ये है ना, 80 किस्में, ये माही सुगंधा 80 है, अलग अलग नहीं है, माही सुगंधा 80 है। चम्मल है। इसी प्रकार से सीधी बोवाई हेतु बाला है, पूषा 221 है। अब देखो यहाँ से, अब आपके एग्जाम, जैसे अब आपको पता है आप जेट एग्जाम भी दोगे या आप CUT एग्जाम भी दोगे, क्योंकि 12वीं के साथ भाई 12वीं आप एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हो, कोई बात नहीं। अब जेट CUT में क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो 12वीं क्लास में तो मैंने आपको बता दिया। जेट CUT में यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी किस्म सीधी बुवाई हेतु उपयुक्त है, धान की कौन सी किस्म सीधी बुवाई हेतु उपयुक्त है। सीधी बुवाई मतलब मशीन में बीज डालो और बो दो, नर्सरी नर्सरी नहीं लगाते उसमें। सीधी बुवाई का मतलब है बिना नर्सरी के, है ना। तो उसके लिए बाला है और पूसा 221 है। अब जेट CUT में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि धान की सीधी बुवाई हेतु किस्म आप बताइए, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ये माही सुरंदा, ये जो है राजस्थान से निकाली गई है, याद रखना है, राजस्थान से निकाली गई है। फिर उसके बाद अन्य किस्मों में पूषा 33, पूषा 44, गोविंद, साकेत 4, IR20, पूषा सुगंध, ये सब हैं। पंत संकर धान HRI 120, पूषा राइस हाइब्रिड 10, PRH फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये याद रखना है, PRH 10, ये प्रथम प्रथम बासमती संकर किस्म है। अब ये आपके जेट और CUT में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम बासमती संकर किस्म कौन सी है, तब आपको बताना होगा PRH 10 है ना। पूषा नई दिल्ली द्वारा विकसित, ये ज्यादातर जो भी किस्में हैं किसके द्वारा विकसित हैं, पूषा नई दिल्ली के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि भाई पूषा नई दिल्ली के द्वारा कौन सी किस्म विकसित है और कौन सी नहीं है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सभी आपको याद करने हैं। अब याद भाई आपको रोपाई हेतु किस्म याद करनी है, सीधी बुवाई हेतु
अन्य टिस्म में तो कैसे भी याद कर लो, संटा टिस्म आप याद कर लो। अब ये तो देखो बार बार आप याद करोगे तो जाके याद होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई कोई घुट्टी आती हो इसकी घुट्टी पिला दी जाए आपको और आप याद कर लो, ऐसा नहीं है। तो याद रखना है उन्नतशील किस्में जो हैं। चलिए बाकी देखो, बाकी जो जब जेट और सीयूटी, जब आप हमारा जो जेट और सीयूटी का कोर्स देखेंगे, उस कोर्स में मैंने आपको धान अलग तरीका से पढ़ाया हुआ है, मतलब धान को बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है ना। क्योंकि देखो ये 12वीं क्लास से ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन 12वीं क्लास से अलग भी आते हैं, तो वो मैंने अलग से जेट और सीयूटी कोर्स में अलग से पढ़ाया हुआ है। चलिए भाई थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं बीज दर। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि धान की बीज दर क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। धान की फसल के लिए बीज दर बुवाई विधि पर निर्भर करती है। सीधे खेत में बुवाई करने पर 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यदि आप सीधे बुवाई कर रहे हो, बीज लिया, बीज को मशीन में डाला और सीधे खेत में बो दिया, एक तो ये है। एक आप रोपाई विधि से बुवाई कर रहे हो। रोपाई विधि मतलब आपने सबसे पहले क्या लगाई, सबसे पहले नर्सरी लगाई, और नर्सरी लगाने के बाद मुख्य फील्ड में, जब नर्सरी में पौधे बड़े हो जाते हैं, उन पौधों को नर्सरी जो मुख्य खेत होता है उसमें रोपित कर दिया। तब आपको जो बीज की आवश्यकता है 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब यहां से भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि धान की सीधी बुवाई हेतु बीज दर बताओ और रोपण विधि से बुवाई हेतु बीज दर बताओ। तो दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो याद रखना है, बीज दर आपको याद हो गई। क्या है बीज दर? 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर और 40 से 50। अब आ जाइए भाई बीज। अब आप जो बीज, भाई बीज आप जो ले रहे हो उस बीज का उपचार करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी है? देखिए कई बार क्या होता है, थोते बीज आ जाते हैं। अब बीज उपचार में कैसे क्या करते हैं, थोते बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी प्रकार हिलाएं। ऊपर तैरते हल्के बीजों को निकाल देना चाहिए। पेंदे पर बैठे बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाएं। यानी कि आपने एक बाल्टी ले ली भाई बाल्टी। इसे बाल्टी में क्या किया, आपने पानी भर दिया पानी। इसमें आपने क्या किया, धान का जो बीज है वो इसमें डाल दिया। अब बीज जब डालते हैं, अच्छा ये इसमें जो पानी लिया इसमें 2% नमक का घोल मिला दो। 2% क्या मिला दो? नमक मिला दो इस पानी में। अब ये पानी जो है क्या हो गया, इस पानी को हम क्या कहेंगे, नमक का घोल। इस पानी को हमने क्या कह दिया, नमक का घोल। 2% नमक का घोल। अब इसमें हम क्या करते हैं, बीज को डाल देते हैं। अब जो थोते बीज होते हैं वो तो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे भाई। थोते बीज उनमें वजन कुछ होना नहीं, तो थोते बीज क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे तो उन बीजों को हटा देते हैं। बाकी के जो जो कठोर बीज हैं वो क्या होते हैं, पेंदे पे बैठ जाते हैं। जो थोते नहीं होते हैं वो तो क्या जाएंगे, यहाँ पेंदे में इकट्ठे हो जाएंगे। और जो हल्के बीज मतलब थोते बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उनको हटा लेते हैं। फिर उसके बाद थोते बीजों को हटा दिया, फिर पानी को बाहर निकाल देते हैं, और जो पेंदे में जो बचे जो बीज है उसको सुखा के और बोवाई के लिए काम में ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपका जो बीज होता है उस बीज में थोते बीज भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अंकुरण कम होगा यदि ऐसा कर दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये काम करते हैं। तो ये आप लिख लोगे कि थोते बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी प्रकार से हिलाएं। ऊपर तैरते हल्के बीजों को निकाल देना चाहिए। पेंदे पर बैठे बीजों को साफ से धोकर सुखाएं। ठीक है, अब ये बात हो रही। अब इसके बारे में और देखते हैं ये क्या है। धान में जीवाणु अंडमारी रोग से बचाव हेतु 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम और 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को 12 घंटे तक भिगोकर रखें तथा अंकुरण क्षमता बढ़ाने, पौधों की बढ़वार तेज करने हेतु 1% हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 केजी बीज को 12 घंटे तक भिगोकर इस प्रकार बीजोपचार करने से बीजावरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम हो जाती है।
इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको बीजोपचार करना है। सबसे पहला तो आप क्या करोगे, एक बीटर लोगे, जैसा जैसा ये कह रहा है, इसमें क्या है 25 ग्राम कार्बनडाजिम, देखो यही तो कह रहा है 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंदनाशी, यानी कि फफूंदनाशी क्या है, कार्बनडाजिम, है ना, ये आपको याद रखना है। तो एक तो हमने इसमें यूज की, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, घोल पानी भर दिया। अब इसमें फफूंदनाशी क्या यूज कर लिया भाई, कार्बनडाजिम। आप क्या करो, जो फफूंदनाशी है कार्बनडाजिम, उसको क्या करो, इसमें आप डाल दो, डाल दी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फफूंदनाशी कार्बनडाजिम को आपने क्या किया, इसमें डाल दिया। कितना डाला है ये देखो, कितना डाला है, 25 ग्राम, 25 ग्राम, ये तो ये डाल दी। प्लस में आपने क्या डाल दिया, और क्या डाल दिया, देखो सब चीज लिखेंगे, 2.5 ग्राम केजी के हिसाब से डाल दिया। 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को डाल दिया। चलो अब क्या करो, 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अब ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है, ये भी याद रखना, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक। इसको क्यों डाला जाता है, इसको ये जीवाणुओं जीवाणु से होने वाले रोग से बचाव हेतु, यानी कि कोई भी रोग जो जीवाणु से हो रहा है उसका बचाव कौन करेगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करेगा। मतलब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से जीवाणु के द्वारा कोई भी रोग यदि होता है तो उससे बचाव किया जा सकता है। कार्बनडाजिम फफूंदनाशी क्यों डाला जाता है, कवक जनित रोगों से बचाव होता है। फफूंदनाशी में क्या होता है, फफूंदनाशी क्या काम करता है, फफूंदनाशी कवक के द्वारा यदि कोई भी जो रोग है यदि हो रहा है तो उससे बचाव करने में कार्बनडाजिम या फफूंदनाशी का उपयोग किया जाता है, और जीवाणु से होने वाला कोई भी जो रोग है उसके बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाया जाता है। अब आपने क्या किया, यही तो लिख रहा है 25 ग्राम घुलनशील फफूंदनाशी कार्बनडाजिम और 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी के घोल में, 45 लीटर, और ये पानी कितना है, ये पानी कितना भाई, 45 लीटर। सब चीज को लिख रहा हूं, देख लो 45 लीटर पानी, तब आपको समझ में आएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, चलो और देख लेते हैं। बीजों को 12 घंटे तक भिगोकर रखें। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें बीज डाल दो, अब इसमें क्या करो, बीज डाल दो, 12 घंटे तक भिगो के रखें। ये बीजोपचार है। अभी जो लिख रहा है एक लाइन, उसको कैसे, अब देखो उस लाइन का मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक बाल्टी या कोई भी बीटर लिया, उसमें आपने 45 लीटर क्या डाला, पानी डाला पहले। उस 45 लीटर पानी में आपने 25 ग्राम क्या डाली, कार्बनडाजिम यानी कि फफूंदनाशी डाली। फिर आपने जो है इसी में 1.5 ग्राम आपने क्या डाला, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है वो आपने डाली। 25 ग्राम कार्बनडाजिम डाला, 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाली और वो इसमें डाल दी। अब आप क्या करो, इसको घोल बना लिया। अब ये जब घोल बन गया तब आप इसमें बीज को डाल दो, और बीज को कितने घंटे तक इसमें भिगो के रखना है, 12 घंटे आप छोड़ दो। जैसे आपने शाम को 7 बजे बीज को डाला तो प्रातः 7 बजे आप बीज को निकाल लो, तो इससे क्या होगा, ये बीज उपचारित हो जाएगा। अब बीज उपचारित हो जाएगा तो क्या होगा,
क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बनडाजिम हमने डाला, इसका मतलब कवक जनित रोगों का प्रकोप नहीं होगा। हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाला, इसका मतलब जीवाणु का प्रकोप नहीं होगा। जीवाणु जनित जो भी, यानी कि जो भी जीवाणु हैं वो अटैक नहीं करेंगे, उनसे बचाव हो जाएगा। कोई भी जीवाणु जनित बीमारी नहीं होगी, कवक जनित बीमारी नहीं होगी बीज में। तो ये बीज उपचार है। इसको आप नोट डाउन कर लो या बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ये कर लिया बीज उपचार। अब इस 12 घंटे बाद बीज को निकालकर सुखाकर और आप बो दो, बोने के लिए यूज कर लो। एक और लाइन क्या कह रही है इसमें, एक और लाइन कह रही है भाई अंकुरण क्षमता बढ़ाने, पौधों की बढ़वार तेज करने हेतु 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलो बीज को 12 घंटे तक भिगोकर इस प्रकार बीजोपचार करने से बीजावरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम होती है। इसके अलावा 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग क्यों किया जा रहा है, ये भी आप कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो ये देखो, इसको भी मैं बता देता हूँ। ये आपने कोई बीकर लिया है ना, और इसमें आपने क्या डाला, इसमें जो है पानी भर दिया। क्या भर दिया भाई, पानी। और इसमें क्या डाल दिया, 8% क्या डाल दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सुनना ध्यान से, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये आपने डाल दिया। अब इसमें जो है सोडियम एक पानी लिया, बीटर लिया, उसमें 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल दिया। फिर आप क्या करो, लगभग जो है 30 से 35 kg इसमें क्या करो, बीज डाल दो। बीज डाल दो, आपने डाल दिया। कितना डाल दिया, देखो लिखा है ना 30 से 35 kg बीज को। कितने घंटे के लिए डाल दिया ये भी लिख दो, 12 घंटे के लिए। शाम को 7 बजे डाला तो सुबह 7 बजे आपने बीज को निकाल लेना है और उसके बाद उसको हल्का सा सुखा के और आपको बो देना है ना। इससे ऐसा करने से क्या होगा, यदि आप ऐसा करते हैं कि आपने एक बीकर में पानी लिया, उसमें 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया और उसमें 30 से 35 kg बीज को डाला, 12 घंटे डाला, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या चीज होगी, इससे होगा एक तो अंकुरण क्षमता में तेजी होगी, अंकुरण क्षमता तेज होती है। दूसरा क्या होता है, पौधे की वृद्धि होती है। दोनों चीज होती है। और जो आपने जो बीज बोया है उसकी अंकुरण क्षमता भी बढ़ जाएगी ऐसा करने से, और पौधे की भी वृद्धि या पौधे की बढ़वार भी होगी। यही तो कह रहा है कि अंकुरण क्षमता बढ़ाने और पौधे की बढ़वार तेज करने हेतु, यानी कि अंकुरण क्षमता बढ़ाने और पौधे की बढ़वार तेज करने हेतु 8% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल, ये हमने घोल बना लिया। इसमें 30 से 35 kg बीज को हमने बीज को डाल दिया, 12 घंटे डाल दिया। ऐसा करने से जो भी बीमारियां हैं और ये सब कुछ है, ये सब कुछ होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बीज उपचार समझा दिया भाई। इसको अच्छे से आप और एक और बार रिवाइंड करो, अच्छे से सोचो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है, चलिए आ गया समझ में। तो ये बीज उपचार आ गया है ना। चलिए भाई, चल अब बुवाई का समय की बात करते हैं, है ना। बुवाई का समय, अब बुवाई का समय, धान की बुवाई या रोपाई मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। बुवाई रोपाई 15 जुलाई तक की जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे देखा जाए तो जब मैं आपको जेट और सीयूटी में मैं पढ़ाया हूँ, अस, अमन और बोरो, 3 प्रकार से धान की बुवाई की जाती है। खरीफ सीजन से पहले, खरीफ के टाइम पर और बाद में की जाती है। स्प्रिंग या ऑटम टाइम पर जो है की जाती है। अस, अमन और बोरो 3 प्रकार के धान होते हैं, अस, अमन और बोरो। वो जेड सीयूटी में मैं पढ़ा दिया हूँ। लेकिन 12वीं क्लास के अनुसार आपको याद रखना है कि धान की बुवाई कब प्रारंभ करते हैं, तो धान की बुवाई मानसून प्रारंभ होने से पहले ही कर देनी चाहिए। और लास्ट कब तक कर देनी चाहिए, 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। तो नर्सरी, यदि आप नर्सरी से बुवाई कर रहे हो तो नर्सरी आप लगभग 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप नर्सरी तैयार कर लो। भाई आपको जब जुलाई में बुवाई करनी है तो आप नर्सरी
मई जून में आप नर्सरी तैयार करो, क्योंकि जब आप मई जून में नर्सरी तैयार करना प्रारंभ करेंगे तभी आपकी जो बुवाई है वो 15 जुलाई तक हो पाएगी। अब आ जाते हैं बुवाई की विधियां। धान की बुवाई मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। धान खेत में सीधी बुवाई, धान की सीधी बुवाई खेत में दो प्रकार से की जाती है, पंक्तियों में बुवाई करके और छिड़कावा विधि। अब देखो, अब बुवाई, देखो बुवाई की या तो आप नर्सरी तैयार कर लो, मैंने आपको बताया था। एक काम तो ये है कि भाई आपको जब धान लगाना है तो आप पहले नर्सरी लगाओ, फिर उसके बाद आप मुख्य फील्ड में रोपण कर लो। दूसरा बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आप सीधे मशीन में बीज डालो और फिर आप बुवाई कर लो। दो विधि हो रही कि नहीं हो रही। अब मशीन में बीज डालो तो उसे हम कहते हैं सीधी बुवाई। अब सीधी बुवाई में भी दो हैं, एक तो मशीन में बीज डालो और बुवाई कर दो, या एक छिड़काव, बीज हाथ में लो और छिड़क दो भैया, ये लो पूरे पूरे फील्ड में बीज, ऐसे बाल्टी पकड़ लेते हैं, बाल्टी में बीज रहता है, बीज लिया हाथ में और ऐसे छिड़काव करते हैं। या तो ऐसे करो, या फिर उसी बीज को मशीन में डालो और एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रखते हुए आप बीज की बुवाई कर दो। तो यही क्या होती है खेत में सीधी बुवाई। खेत में सीधी बुवाई की विधियां ऐसे समझो। बुवाई, एक तो खेत में सीधी बुवाई, आप या तो खेत में सीधी बुवाई कर रहे हो, बीज को डाल रहे हो, या दूसरा है रोपण विधि द्वारा। ये दो काम करने हैं। अब इसमें खेत में जो सीधी बुवाई है इसमें भी दो हैं। या तो आप क्या करो, पंक्ति से, देखो क्या लिखा है, ये लिखा पंक्तियों में बुवाई करके या छिड़कावा विधि से। एक तो या तो आप पंक्तियों में बुवाई कर दो या छिड़काव विधि से। छिड़कावा विधि यानी कि जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। या पंक्तियों में बुवाई कैसे करेंगे, पंक्तियों में बुवाई करने का मतलब है मशीन द्वारा। जो बुवाई मशीन होती है ना, बुवाई मशीन द्वारा, बुवाई मशीन में बीज डालो और मशीन क्या है, उसमें फिक्स पैटर्न रहता है, एक निश्चित दूरी पर पंक्ति बनती है और एक निश्चित दूरी पर बीज डलता है। छिड़कावा विधि मतलब हाथ से, हाथ से नो बीज लो और नो बिखेर दो, ये छिड़काव विधि होती है। रोपण विधि में क्या होता है, रोपण विधि में सबसे पहले क्या है, नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसका रोपण, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मुख्य खेत में रोपण करते हैं। अब देख लो, ये है आपके बुवाई। भाई बुवाई किस प्रकार से की जाती है ना, तो याद रखें सीधी बुवाई खेत में और रोपण विधि द्वारा। चलो पहले नर्सरी लगाते हैं, फिर मुख्य फील्ड में रोपण करते हैं। अब और क्या लिख रहा है भाई, पंक्तियों में बुवाई करके देसी हल सीड ड्रिल द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में करनी चाहिए। यानी कि जो है ऑब्वियसली बात है, पंक्तियों में यदि बुवाई कर रहे हैं तो कतारों में करते हैं। कतारों में कैसे भाई, जैसे ऐसे पंक्तियों में बुवाई, ये कोई खेत है, इस खेत में ऐसे ये कतारें हो रही, इन कतारों में एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर देखिए पौधा, पौधा एक निश्चित दूरी पर बोकर इस प्रकार की जो है बुवाई की जाती है। देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में करनी चाहिए। लेहे युक्त खेत में सीधी बुवाई, पडल्ड सॉइल्ड में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे छिड़ककर खेत में बोया जाता है। और लेह रहित निचली मृदाओं में इस विधि में शुष्क बीजों को छिड़ककर या कतारों में 20 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है। इसका मतलब समझिए कि लेह युक्त को पहले समझते हैं और लेह रहित को पहले समझते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये कोई खेत है, आप देखेंगे ये धान का खेत है,
जब देखो है ना, और ये लेह युक्त होगा, लेह युक्त खेत है यानी कि पडल्ड, वह खेत जहां पर ये कीचड़ टाइप जो है मचाया जाता है, मतलब पडल्ड जो सॉइल होती है, जहां पर कहां पर ये पडल्ड सॉइल जो है लेह युक्त मृदा हो रही, जहां पर सिंचाई की अच्छी खासी व्यवस्था हो रही, सबसे पहले क्या करते हैं, खेत में पानी भरते हैं, आपने दिखाई दे रहा है ये पानी है। फिर उसके बाद खेत में पाटा चलाते हैं, या जो है वो एक अलग ही आता है जिसे हम कहते हैं पडलर। क्या आता है, पडलर। उस पडलर से हम क्या करते हैं, इसे मृदा सतह को, जो ये मृदा सतह होती है, इसको कठोर बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि धान की खेती मुख्य रूप से किस में होती है, काली मृदा में होती है। और काली मृदा में जब हम इस प्रकार जो पानी भर देते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक्टर या पडलर की सहायता से, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगाते हैं, पडलर लगा देते हैं, तो पडलर क्या करता है, इस जमीन को कठोर बनाता है। कठोर बनाता है तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल पौधा लाते हैं, ऐसे सिंगल पौधा लाते हैं और इस पौधे को यहाँ पर ग्रो कर देते हैं, तो पौधा आसानी से खड़ा रह सकता है। क्यों खड़ा रह सकता है, क्योंकि हमने इस, ये जो मृदा सतह होती है, इसको क्या कर दिया है, कठोर बना दिया है। पानी भी भरा हुआ है, नो डाउट पानी भी भरा हुआ है, फिर भी हमने मृदा सतह को कठोर बना दिया था है। इस प्रकार का जो है, इसे हम कहते हैं पडल्ड सॉइल। ये वहां पर रहती है जहां पर सिंचाई की अच्छी खासी साधन है। और जो लेह रहित मृदा वो होती है जहां पर पडलिन की क्रिया नहीं की जाती है, जहां पर सिंचाई के कोई ज्यादा पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, वहां पर सीधी बुवाई करी जाती है, वो क्या होती है, लेह रहित होती है। तो लेह युक्त खेत कौन सा हो गया, आ गया समझ में, लेह युक्त खेत जहां पर सिंचाई करके पानी भर देते हैं, खेत में जहां पर सिंचाई करके पानी भर देते हैं और पडलर की सहायता से मृदा सतह को कठोर बनाते हैं, वो लेह युक्त खेत होता है। लेह रहित निचली मृदाएं क्या होती हैं, या खेत क्या होता है, जहां पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है, एक सामान्य खेत होता है जनरली, वहां पर किसी भी प्रकार का हम पानी भर के नहीं रखते हैं, पानी नहीं भरा जाता है, सीधे बुवाई की जाती है, वो लेह रहित होता है। लेह युक्त में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे छिड़ककर, या इसमें शुष्क बीजों को छिड़ककर या कतारों में 20 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है। कतारों में कितने सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ये आप लिखिए भाई, लेह युक्त खेत हो गया और लेह रहित हो गया। लेह युक्त खेत वहां पर जो है, उस खेत को कहते हैं जहां पर सिंचाई का पर्याप्त साधन होता है, जिस खेत में हमेशा पानी भर के रखा जाता है। अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे, केरल, कर्नाटक, हैदराबाद, तमिलनाडु, तो इधर आप देखेंगे वहां पर खेतों में पानी भर के रखा जाता है। लेकिन आप बहुत से तरफ जाओगे जहाँ लेह रहते हैं, जैसे अपने राजस्थान में कई जगह ज़्यादा पानी भर के रखते नहीं हैं, नॉर्मल पानी रखते हैं, वहाँ पर जो है पड़लिन भी नहीं करते हैं। चलिए ये आप लिखें भाई, नोट डाउन करें। तो लेह युक्त मृदा में 100 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ रही है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं। चलो लिखो। चलिए बाकी अब रोपाई है अगला। इसमें जो है रोपाई की विधि है, ये हमने देख ली, पंक्तियों में बुवाई देख ली, छिड़कावा विधि देख ली। पंक्तियों में बुवाई के लिए हमने दो देख ली, लेह वाली मृदा में बुवाई और लेह रहित मृदा में बुवाई। अब ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बहुत है इतना, और बता दिया है कि जो भी विद्यार्थी एग्री पावर जयपुर कोचिंग से कोर्स खरीदना चाह रहा है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करे, कोर्स खरीदे 12वीं कृषि विज्ञान का। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप 12th एग्री इस प्रकार से आप लिख के मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।